दोस्तों इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा आज का उसका नाम है किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छे खासे नंबर एग्ज़ाम में मिलते हैं। ठीक है, तो इस नियम को देर न करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का नियम क्या है। ठीक है, तो 1842 ईस्वी में किरचॉफ नामक जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैसे हम कोई सर्किट लेते, ठीक है, अब सर्किट के अंदर क्या होता है, या तो बैटरी आती है उसके बीच वोल्टेज होता है, या तो प्रतिरोध होता है, या तो उसमें कोई और दूसरा प्रतिरोध लगा होता है, या क्या होता है उसमें धारा बहती है। तो कहने का मतलब किसी परिपथ के अंदर प्रतिरोध, धारा, विभवांतर इन सब के संबंध में, तो अगर इस टाइप का कोई परिपथ लेते हैं तो अगर हमें परिपथ दिया होता है तो उस परिपथ में देखिए धारा आ रही है, प्रतिरोध आ रहा है, विभवांतर आ रहा है। तो किरचॉफ ने क्या किया, किसी भी परिपथ में अगर हम सिंगल सर्किट ले लें या हम अगर हमारे पास 2 सर्किट आए या 3 सर्किट आए, अब इसमें करंट I1 चल रहा है, इसमें करंट I2 चल रहा है, या इसमें एक बैटरी लगी है, इसमें एक बैटरी लगी है, मतलब जब हमारे पास किसी परिपथ में एक से ज़्यादा बैटरी लग जाए तो एक से ज़्यादा करंट आएंगे। तो उसके संबंध में अर्थात धारा के वितरण के संबंध में किसमें परिपथ में किस बिंदु पर कितनी धारा या किस तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी, उसके संबंध में क्या दिया, एक नियम दिया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में क्या किया, 2 नियम दिए। कितने नियम दिए, 2 नियम दिए। किसके संबंध में, किसी परिपथ में, किसके संबंध में, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में प्रवाहित, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के वितरण के संबंध में, प्रवाहित धारा के वितरण के संबंध में, क्योंकि उसके अंदर धारा कैसे वितरित होती है, तो वितरण के संबंध में क्या दिया, के संबंध में 2 नियम दिए, 2 नियम प्रस्तुत किए या 2 नियम दिया। ठीक है, अब ये 2 नियम उन्होंने क्या दिया इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इसी के संबंध में, मतलब धारा कैसे वितरित होती है किसी परिपथ में, उसी के संबंध में 1842 में क्या किया, किरचॉफ ने 2 नियम दिए और वो नियम क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ ने 2 नियम जो दिए उसमें आता है उनका 2 नियम, इसलिए किरचॉफ ने जो 2 नियम दिया, एक होता है हमारा पहला नियम, ठीक है, एक होता है पहला नियम जिसे हम कहते हैं कौन सा नियम, संधि का नियम। क्या कहते हैं हम, संधि का नियम, और जिसो को इंग्लिश में कहा जाता है जंक्शन लॉ। क्या कहा जाता है, जंक्शन लॉ। और अगर हम बात करिए किस पर आधारित था, तो ये जो है आवेश संरक्षण पर आधारित था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आवेश संरक्षण के नियम पर। ठीक है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था पहला नियम, जिसे हम संधि का नियम बोलते हैं। और दूसरा नियम उन्होंने जो दिया, जिसको हम दूसरा नियम के नाम से जानते हैं, या तो क्या कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं बंद पास का नियम। क्या बोला जाता है, बंद पास का नियम। ठीक है, जिसे हम बंद पास का नियम कहते हैं। उसके साथ साथ इसी को हम इंग्लिश में कहा जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड लूप लॉ, क्लोज्ड लूप लॉ, या शॉर्टकट में इसको कहा जाता है लूप लॉ। लूप मतलब होता है किसी बंद पास। ठीक है, तो इसको हम 2 नाम से जानते हैं। और ये किस पर आधारित था, ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित था, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित था। तो ओवरऑल क्या हुआ, किरचॉफ ने जो 2 नियम दिया कि संधि में धारा के वितरण के संबंध में 2 नियम दिए, जिसे पहला नियम बोलते हैं और एक दूसरा नियम। पहला नियम को हम क्या नाम देते हैं, संधि का नियम, और दूसरा नियम को बंद पास का नियम। पहले नियम में क्या होता है, जैसे इंग्लिश में जंक्शन लॉ, और दूसरे को लूप लॉ कहते हैं। मतलब इसके अंदर आपको तार मिलेंगे इस टाइप से पहले वाले में, और दूसरे वाले में मिलेंगे आपको एक से ज़्यादा सर्किट हो सकता है मिल जाए, और वहाँ पर एक से ज़्यादा जंक्शन मिल जाए। जंक्शन मतलब जहाँ पर धारा क्या होती है, मिलती या टूटती है, उसे हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पहले नियम को समझने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लें हमारे यहाँ पर एक सर्किट था, ठीक है, और सर्किट यहाँ से टूट कर चला गया। जैसे हम बोले यहाँ पर हमारे पास 5 एम्पियर का करंट आया, और 5 एम्पियर से करंट पे अगर ये पॉइंट ए पर पहुँचा तो 2 एम्पियर करंट यहाँ पर चला गया। तो अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर कितना करंट जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, 5 था, 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ पर 3 एम्पियर करंट आएगा। ऐसे अगर हम डबल सर्किट ले लें, कितने सर्किट लें, डबल सर्किट, कि यहाँ पर आपके पास आया 2 एम्पियर का करंट, और यहाँ पर आया आपके पास 8 एम्पियर का करंट, और यहाँ पर आपसे पूछने में करंट बताओ कितना होगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम पूछें आपसे, तो यहाँ पर बोले 2 एम्पियर करंट यहाँ गया, और यहाँ पर 3 एम्पियर करंट गया, तो बताओ इसमें कितना करंट जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो ध्यान देना। देखो 8 एम्पियर करंट यहाँ पर आ रहा है, 2 एम्पियर करंट दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर करंट कितना आएगा, 8 2 10 एम्पियर करंट। अब अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर 10 एम्पियर करंट जब पहुँचेगा, 2 एम्पियर यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, बचा कितना,
बचा है आपके पास यहाँ पर 5 एम्पियर। तो आप ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते होंगे कि जब भी किसी सर्किट में कोई करंट आता है, ठीक है, जैसे हम ये सर्किट बना दें, यहाँ पर हमारा कितना आया 2 एम्पियर करंट, और यहाँ पर क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा, 2 एम्पियर करंट यहाँ पर भी पहुँचेगा। अगर हम पूछते हैं आपसे कि इस वाले सर्किट में आपका आया कितना करंट? 0.5 एम्पियर का। इस वाले सर्किट में आया 0.5 एम्पियर का। बताओ इस वाले सर्किट में कितना करंट आएगा? तो आप कहेंगे कि बचा हुआ करंट आएगा, मतलब कितना? 1 एम्पियर, क्योंकि 2 एम्पियर आया था। तो इस टाइप से हम पहले भी जानते हैं, अगर कहीं भी तार आप जा रहा है, करंट जो जा रहा है, वहाँ पर अगर एक अतिरिक्त तार जोड़ दोगे तो जैसे यहाँ पर करंट आया कितना? आई करंट आया। यही आई करंट क्या होगा? 3 डायरेक्शन में चला जाएगा। मान लेते हैं यही I1 करंट, यहाँ I1 यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया और I3 यहाँ चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रही? धारा टूट रही है। और ऐसे ही अगर हम बात करें, कि अब हम 3 सर्किट ले रहे थे, ठीक है, ये 3 सर्किट लिया और तीनों को मिलाकर हमने क्या कर, तीनों को हमने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? जोड़ दिया। मान लेते इसमें 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट आया, इस वाले में 2 एम्पियर करंट आया और नीचे से यहाँ पर 5 एम्पियर करंट आया। तो अब हम आपसे पूछें कि बताओ अगर यहाँ से कोई तार निकाल देंगे तो यहाँ पर कितने एम्पियर करंट जाएगा? तो आपका आंसर होगा, जाहिर सी बात है, 10 एम्पियर का करंट। 10 एम्पियर करंट आएंगे, आप बताएंगे भी, सही है कि नहीं? तो इसी के संबंध में किरचॉफ का पहला नियम आता है कि कितना करंट आएगा और कितना करंट जाएगा, मतलब किसी पॉइंट पर कितना करंट आया और कितना करंट जाया गया, और जिसे हम बोलते हैं संधि या पॉइंट बोलते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर संधि समझ लेते हैं, संधि क्या होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर हम संधि समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें संधि, संधि को बोलते हैं इंग्लिश में जंक्शन। क्या बोला जाता है? जंक्शन, ठीक है। जंक्शन मतलब कि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा करंट मिल रहे हों। अब 2 करंट मिलने के लिए कंडीशन क्या होगी? अगर हम बोले हमने एक तार लिया यहाँ से, तो यहाँ पर करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर। ये करंट कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकता, क्योंकि तार एक है। अगर इस तार को हम ऐसे मिला दें कि 2 एम्पियर करंट यहाँ आया और यहाँ पर कितना जाएगा, तो देखो यहाँ पर कोई तार टूट रहा है क्या? तार टूट ही नहीं रहा, 2 एम्पियर करंट आसानी से चला जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे ऐसे कह दें कि 2 एम्पियर करंट आया, अब यहाँ पर डायरेक्शन कितनी हो गई कि 2 एम्पियर करंट आया, लेकिन यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन चला गया। एक करंट ऊपर गया, एक करंट नीचे। तो अब क्या आप बताएंगे, क्या इसमें भी 2 एम्पियर करंट जाएगा? नहीं, इसमें 2 एम्पियर पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने दूसरा तार भी लगा रखा है। इस तार से करंट क्या होगा? ऊपर भी तो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका कंसेशन जो आपने पढ़ा, ये चीज़ गलत हो जाएगी। इसलिए जब आपका कहीं पर 2 तार से ज़्यादा, मतलब तीसरा तार मिले, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? संधि बोलते हैं। मतलब कभी भी अकेला तार संधि का निर्माण नहीं कर सकता। यदि तार को हम ऐसे मोड़ देंगे तो भी संधि का निर्माण नहीं होगा। तो इसका मतलब संधि आपको कहाँ मिलेगी? जहाँ पर 2 से ज़्यादा तार हैं। जैसे एक सर्किट लेते हैं, सपोज दैट अगर हम आपसे पूछें इस सर्किट में कितनी संधि हैं, तो वैसे हम बोले यहाँ से करंट चल रहा है आपका, तो अगर यहाँ से हमने वितरण कर दिया करंट का, ठीक है। अब आपसे पूछें बताओ यहाँ पर कितनी संधि आएगी? देखो यहाँ पर करंट ऐसे, चलो आप यहाँ पर करंट टूटेगा? नहीं टूटेगा। यहाँ पर टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन यहाँ पर टूट जाएगा, क्योंकि कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, तो करंट टूट जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? संधि होगी। ऐसे ये वो करंट ऊपर गया, टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे पूछेगा, यहाँ पर तार करंट कुछ इसमें भी जा सकता है, कुछ नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए आप, जैसे इस डायग्राम को फिर से बना दें, तो यहाँ पर आपको 3 तार मिले कि नहीं मिले? पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। तो यहाँ पर 1 2 3 डायरेक्शन, 1 2 3 डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या होगा? संधि होगा। इतनी बात समझ में आई? तो क्या यहाँ पर संधि होगी? संधि यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा तार आ रहे हैं। तो ये हुआ संधि, ठीक है। तो संधि के बारे में आपने समझ लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं पहला नियम उन्होंने क्या बताया। तो बात करते हैं किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है। क्या बात करेंगे हम? पहला नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? संधि का नियम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जिसे हम संधि का नियम के नाम से जानते हैं। और अभी हमने आपको पहले बताया किस पर आधारित होता था नियम? आवेश संरक्षण के नियम पर। किस पे आवेश होता था? आवेश संरक्षण के नियम पर, ठीक है। यहाँ तक बात। अब इसके नियम के बारे में लिख लेते हैं, क्या था इस नियम का कंडीशन। तो उन्होंने बताया किसी संधि पर, क्या बताया उन्होंने? कि किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग 0 होता है। उन्होंने ये बताया पहला नियम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो? इसको हम दूसरे तरीके से समझें तो दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हैं कि अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं 0 होने का मतलब क्या है? मतलब ये है अर्थात किसी संधि से, अर्थात किसी संधि पर आने वाली धारा, किसी संधि पर आने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं और संधि से, और संधि से जाने वाली धाराएं, और संधि से
जाने वाली धाराएं क्या होती हैं आपस में, धाराएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। इन्होंने ये दो नियम एक ही तरीके से हमने बताया है, मतलब दो नियम नहीं, एक ही नियम था, इसको हमने दो तरीके से बताया। अब इसको समझते हैं, ठीक है। क्या बताया उन्होंने? किसी संध पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। जैसे अब समझते हैं कि हमने मान लिया हमारे पास क्या एक सर्किट है, ठीक है, छोटा सर्किट लेते हैं। हमने कहा 5 एम्पीयर करंट यहाँ आया, 2 एम्पीयर करंट यहाँ गया, ये पॉइंट क्या था? ए था। अब बताओ इसमें कितना करंट जाएगा? तो यहाँ पर जाएगा 3 एम्पीयर करंट, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि क्या जितना करंट आ रहा है, देखो ये इसके डायरेक्शन में आ रहा है ना, और ये क्या है? जाने वाले करंट। क्या जितने करंट आ रहे हैं उतने ही करंट आपके जा रहे हैं? मतलब 2 एम्पीयर गया, 3 एम्पीयर, मिलाकर कितने आएंगे दोनों? 5 एम्पीयर। मतलब कि जितना करंट आया उतना करंट गया। अब करंट मतलब धारा आई और उतनी धारा गई। अब धारा आने और जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना तो आवेश उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ। मतलब जितना आवेश यहाँ पर पहुँचा उतना ही आवेश क्या हुआ? निकल गया। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं जितना आवेश आता है, जितना आवेश आता है, जितना आवेश आता है उतना ही आवेश क्या होता है? उतना ही आवेश क्या होगा? चला जाता है। उतना ही आवेश चला जाता है। इसलिए इस नियम को हम बोलते हैं आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था। क्यों आधारित था? क्योंकि ना तो आवेश बिंदु पर, ना तो किसी संधि पर आवेश उत्पन्न होता है, ना ही आवेश नष्ट होता है। इसलिए हम पहले नियम को बोलते हैं संधि का नियम, ठीक है। और संधि का नियम क्या होता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो उसके साथ साथ आने वाली धारा और आ जाने वाली धाराएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये आने वाली धारा और जाने वाली धारा आपको तो समझ में आ गई क्यों बराबर होती हैं। क्योंकि देखो जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है, ठीक है। अगर हम कहते हैं यहाँ पर आपके पास कितना करंट आया, सपोज दैट यहाँ पर हम ले लेते हैं एक करंट ले लिया ये, ठीक है, ये बोला 8 एम्पीयर करंट आया और यहाँ पर हमने 3 तार निकाल दिया। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर 2 एम्पीयर का गया, यहाँ पर 3 एम्पीयर गया, तो बताओ इसमें कितना जाएगा? तो 3 2 5, बचा हुआ करंट कितना? 3 एम्पीयर। 3 एम्पीयर का जाएगा। अब आपसे पूछे कितना करंट आया था, आप कहोगे 8 एम्पीयर। गया कितना टोटल मिलाकर? तो 3 3 6 2 8। आने वाली धारा मतलब 8 एम्पीयर और जाने वाली धारा कितनी? ये भी 8 एम्पीयर, बराबर है। अगर हम बोले ये I1 धारा है, ये क्या है? I2 धारा है, और ये क्या है? I3 धारा, और ये I4 धारा। तो इसका मतलब I1 किसके बराबर? ये इसके बराबर। और 8 कब आ रहा है? जब हम I2 प्लस I3 प्लस I4 को ऐड करें तभी तो 8 आ रहा है भाई। पहले दूसरे तीसरे, दूसरे तीसरे और चौथे को ऐड करें तभी तो आएगा। इसलिए अगर सबको इस साइड लेके आएँ, देखो I1 हो जाएगा, I2 प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, I2 माइनस में हो जाएगा, और I4 भी क्या होगा? माइनस में होगा। सबका इक्वल 0 होगा कि नहीं होगा? तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि देखो आने वाली धारा कितनी थी? 8 एम्पीयर। जाने वाली टोटल कितनी थी? 8 एम्पीयर। लेकिन जब आपको इसको नोटेशन किया, नोटेशन करने में क्या पता चला कि अगर हम I1 I2 I3 I4 सबको जोड़ते हैं धारा को, सबका इक्वल क्या हुआ? 0 हुआ। तो मतलब कि यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रही है? तो आने वाली और धारा, जाने वाली धारा आपस में बराबर होती हैं। उसके साथ साथ अगर सबका हम धाराओं का बीजगणितीय योग निकालेंगे तो क्या होगा? वो शून्य होगा। लेकिन कब शून्य होगा समझना है यहाँ पर। देखो आने वाली धारा के लिए आपने क्या साइन लिखा है यहाँ पर? प्लस। लेकिन जब आपने जाने वाली धारा के लिए जब आपने यही सिस्टम लगाया तो माइनस में आ गया कि नहीं आ गया? I3 भी क्या हुआ? माइनस में हुआ। I4 भी क्या हुआ? माइनस में हुआ। माइनस में क्यों हुआ? क्योंकि ये आने वाली थी और ये सब क्या थी? जाने वाली। तो पता क्या चला? जब हम ये नियम लगाएंगे कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाली धारा के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस, और जाने वाली धारा के लिए माइनस। तो अर्थात अगर बीजगणितीय योग शून्य तब होगा जब इस नियम को लगाते समय हम क्या करें? आने वाली धारा के लिए क्या करें? आने वाली धारा के लिए, आने वाली धारा के लिए धनात्मक चिन्ह लें। क्या लें हम? धनात्मक चिन्ह का यूज करें। और जाने वाली धारा के लिए, और जाने वाली धारा के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करें? ऋणात्मक चिन्ह यूज करते हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह का यूज करेंगे तो तब हमारा बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। तो मेरे हिसाब से ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस पूरे नियम का सार कैसे लिखेंगे? सार ये होगा कि पहला नियम जिसे संधि का नियम कहते हैं आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था। क्यों आधारित था? क्योंकि जब हम यहाँ पर पॉइंट ए पर देखा तो यहाँ पर ना तो आवेश उत्पन्न हुआ और ना ही आवेश नष्ट हुआ। इसका मतलब जितने आवेश आते हैं उतने ही आवेश चले जाते हैं। इसलिए आवेश ना तो उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ। इसलिए ये नियम किस पर आधारित था? आवेश संरक्षण पर आधारित था। उसके साथ साथ आपने लिखा कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन कब? जब आने वाली धारा के लिए हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और जाने वाली धारा के लिए ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो उस कंडीशन में सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा? इक्वल 0 आएगा। इसलिए अगर हम एक डायग्राम बना दें, हम आपसे पूछें ये I1 करंट है,
ये I2 करंट है, दोनों क्या आ रहे हैं, और ये I3 करंट है जो जा रहा है, और I4 करंट क्या हो रहा है, ये भी आ रहा है। अब आपसे पूछें कि इसमें किरचॉफ का नियम लगाओ कि बीजगणितीय योग शून्य होगा, तो देखो आने वाली धारा ये है और ये है और ये है, इसका मतलब I1 आने वाली धारा, इसलिए इसके लिए हम प्लस यूज करेंगे। I2 है तो आने वाली धारा, इसलिए प्लस I2 कर देंगे। I4 देखो आने वाली धारा इस संधि पर, इसलिए प्लस I4 करेंगे, लेकिन ये संधि से जाने वाली धारा इसलिए माइनस I3 करेंगे और सबका इक्वल 0 लगा देंगे। आई बात समझ में। इसलिए अगर हम बोलें यहाँ पर I1 हमारा कितना है, 2 एम्पियर है, I2 कितना है, 3 एम्पियर है, और I4 कितना है, 5 एम्पियर। तो I3 का मान बताओ तो हम क्या करेंगे, देखिए I1 का मान कितना आया, 2 लिख देंगे। I2 का मान कितना आया, 3 लिख देंगे। I4 का कितना आया, 5 लिख देंगे। और I3 हमें नहीं पता, इसलिए I3 को मेंशन करके हम छोड़ देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 8 2 10 माइनस I3 इक्वल 0 हो जाएगा, और यहाँ से I3 इक्वल 10। और इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इस नियम का लगा कर आप मान निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं बात यहाँ पर एक आध दो क्वेश्चन की। ठीक है, यही होता है हमारा पहला नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, संधि का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ प्रश्न की बात करेंगे और उसके बाद हम कुछ टॉपिक देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर आपको हमने एक क्वेश्चन दे दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, ये आया एक पॉइंट, क्या है यहाँ पर आपके पास, एक पॉइंट हमने दे दिया, यहाँ पर ए है। ठीक है, और इस पॉइंट में करंट ऐसे आ रहा है, दो करंट यहाँ पर है, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और एक पॉइंट सी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने बोला यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है, और यहाँ पर 4 एम्पियर करंट है, और फिर यहाँ पर आप हमने पूछ लिया आई का मान बताओ। उसके बाद फिर बताया यहाँ पर 1 एम्पियर करंट चला गया। ठीक है, और यहाँ पे करंट कुछ बचेगा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं I2 का मान बताओ, I1 का मान बताओ। उसके बाद फिर यहाँ से हमने पूछ लिया 1.3 एम्पियर करंट गया, तो बताओ इसमें कितना करंट, मतलब कि I2 का मान बताओ। तो इसका मतलब I1 और I2 का मान बताना है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले आप नियम लगा के चलो, या डायरेक्ट चलो। देखो 2I और 2 एम्पियर और 4 एम्पियर आने वाले हैं, इसलिए दोनों मिलकर क्या होंगे, 6 एम्पियर हो जाएगा। इसलिए I का मान कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, इसलिए एक सिंगल सर्किट, इसलिए कितना हो जाएगा, I का मान 6 एम्पियर हो जाएगा। अब जब 6 एम्पियर करंट यहाँ पहुँचेगा, 1 एम्पियर चला गया, तो बचा कितना, I1 का मान। तो I1 हो जाएगा आपके पास कितना, 6 था, आपके पास 1 चला गया, तो बचा कितना, 5 एम्पियर। और फिर 5 एम्पियर जब करंट यहाँ सी पे पहुँचेगा, तो 5 एम्पियर से 1.3 एम्पियर चला गया, बचा कितना, तो 5 में से हम 1.3 घटाएंगे, तो आपका आ जाएगा 7 पॉइंट, ये बन जाएगा आपका 7.3 एम्पियर। इसका मतलब ये I2 का मान कितना है, 3.7 एम्पियर आया। ठीक है, अगर आप रूल से लगाते हो तो आप मानो कि I1 कितना है हमारे पास। अब I1 I2 ना करके आप यहाँ से आप देखो I1 I2 I3 ना करके आप क्या करो, फिर आप अपना रूल लगाओ कि हम यहाँ पर करंट को मेंशन करेंगे। ठीक है, जितना जो जो पूछा जाए, तो आप यहाँ पर इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको I3 फाइंड करना है, उसके बाद I4 मान लो, और यहाँ पर I5 मान लो, इसको I6 और I7, ऐसे करके मान के हम संधि का नियम लगाएंगे। देखो यहाँ पर पॉइंट ए पर लगाएं, तो अब पॉइंट ए पर अगर देखो तीनों को जोड़ेंगे, देखो ये दोनों आने वाली थी, इसलिए I1 और प्लस दोनों I2 प्लस होंगे, और जाने वाली कौन सी थी, माइनस I3, और यहाँ पर इक्वल 0, इसलिए I1 का मान 2, I2 का मान 4, और I3 का मान हो जाएगा कितना, ज्ञात करना, इसलिए लिख देंगे, इक्वल क्या आ जाएगा, 0, और 4 2 कितना आया, 6, माइनस I3 इक्वल 0, इसलिए माइनस I3 इक्वल -6, माइनस कट गए, I3 इक्वल कितना आया, 6। लगा कि नहीं लगा रूल, तो ऐसा भी लगा सकते हो। अब बी वाले के लिए देखें, अब बी वाले की बात करेंगे, बी पर भी रूल लगाओ। यहाँ पर आपको कौन कौन सा I3 देखो आ रहा है, I4, और उसके साथ साथ I5 और I4 आपका जा रहा है, इसलिए I3 को प्लस करेंगे और माइनस I4 करेंगे, क्योंकि I4 जा रहा है, और I5 को भी माइनस करेंगे क्योंकि जाने वाला करंट है कहाँ पर, बिंदु बी पर, इसलिए सबका इक्वल 0। अब देखना I3 का मान आप यहाँ से निकाला 6 हो जाएगा, I4 का मान कितना निकाला आपने, I4 का मान निकाला आपने 1, और I5 को आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए इक्वल 0, और यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस I5 इक्वल 0, और माइनस I5 इक्वल -5, और यहाँ से I5 इक्वल आ जाएगा 5 एम्पियर। इसका मतलब देखो यहाँ पर आई आएगा नहीं आपका 5 एम्पियर। तो ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, उसके साथ साथ आप किरचॉफ के नियम को लगा सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपके पास सर्किट दिया है ऐसे, ठीक, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर 2 एम्पियर करंट आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर आपको आ रहा है 2 एम्पियर करंट। ठीक है, और फिर यहाँ से आपके पास 1 एम्पियर करंट चला गया। ठीक है, और फिर ये पॉइंट पी था। उसके बाद
फिर यहाँ पर कुछ करंट आया आपको I1, और फिर यहाँ पर एक पॉइंट क्यों बना दिया गया, और यहाँ से फिर एक करंट निकल गया 1 एम्पियर का, ठीक है। उसके बाद ये करंट यहाँ पहुँचा और यहाँ पर एक जंक्शन आया R, और R से दो करंट इधर इधर चले गए। एक करंट गया 1.2 एम्पियर का और दूसरा आपको बताना है। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर एक करंट आ रहा है कितना, 1 एम्पियर का, कितना करंट आ रहा है यहाँ पर, 1 एम्पियर। इसलिए तीर के डायरेक्शन को आपको अच्छे से समझ लेना है कि डायरेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो आपको पूछा गया है I1 बताना है, और यहाँ पर इसको बोल देते हैं I2 बताना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ ले रहे हैं ये आपको I3 आपको बताना है, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले I1 के लिए चाहे आप संधि का नियम लगाओ चाहे डायरेक्ट लगाओ। ऐसे देखें यहाँ पर 2 एम्पियर आने वाले हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 4 एम्पियर होगा। और 4 एम्पियर से 1 एम्पियर चला गया, बचा कितना, 3 एम्पियर। इसलिए I1 का मान कितना आया, 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर करंट यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ से 1 एम्पियर चला गया, बचा कितना, 2 एम्पियर। इसलिए I2 का मान कितना आएगा, 2 एम्पियर। अब फिर अगर ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पहुँचेगा, 1.2 एम्पियर यहाँ चला गया। अब ध्यान दें 2 एम्पियर यहाँ पहुँच रहा है, 1 एम्पियर यहाँ पहुँच नीचे से आ रहा है ना ऊपर, इसलिए 3 एम्पियर होगा। अब 3 एम्पियर से 1.2 एम्पियर चला गया, बचा कितना, तो 3 - 1.2 करेंगे, आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 1.8 एम्पियर, ठीक है। इस टाइप से आप इस सर्किट में क्वेश्चन को पता कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ संधि का नियम और किरचॉफ के नियम को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप से आप बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ संधि का नियम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ के दूसरा नियम, जिसे बोलते हैं वोल्टा का नियम या लूप का नियम या बंद पास का नियम, जो किस पर आधारित था, आपको हमने बताया शुरू में, ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित था, ठीक है। ओके, शुक्रिया।